ठीक है, तो जो पॉइंट था हमारा वो दिल्ली कटक के ऊपर उठने से इंडो ब्रह्मा नदी छिन्न भिन्न हो गई, यहां तक कर लिया था हमने। और वर्तमान में 3 नदी तंत्रों में बढ़ गई। क्या हो गई? 3 नदी तंत्रों में बढ़ गई। पहला नदी तंत्र जो है वो सिंधु तंत्र है। पहला नदी तंत्र कौन सा है? सिंधु तंत्र। थोड़ा और आगे जाएंगे, इसे छोटा करके दिखाइए। दूसरा नदी तंत्र कौन सा है? हाँ, गंगा नदी तंत्र। और तीसरा नदी तंत्र कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो इंडो ब्रह्मा नदी के छिन्न भिन्न होने से 3 नदी तंत्र आए। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले सिंधु तंत्र। तो सबसे पहले सिंधु तंत्र को ही कर लेते हैं हम। ठीक है, सिंधु तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। इसके अंतर्गत सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां तथा झेलम चिनाब रावी व्यास सतलुज जास्कर गोमल द्रास श्योक सिगार कुर्रम काबुल गिलगिट सम्मिलित है। फिर दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु नदी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं है? क्या पूछेगा? या कौन कौन सी नदियां हैं? यूपीएससी ने आपको पता है वो एलिमिनेट करने वाला जो पैटर्न था वो खत्म कर दिया। पहले बोलता था ना वो 1 और 2 हैं, 1 2 3 है, उपयुक्त 4 हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब गया वो जमाना, है ना। अब तो पूछ रहा कितनी हैं? 2 नदी, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, कोई सही नहीं है। अब इसी तरह के कूट दे रहा है ना वो। तो यानी आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, इसलिए आपको याद करनी पड़ेगी कि सिंधु नदी तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। इसके अंतर्गत सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां। अब सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है? झेलम चिनाब रावी व्यास सतलुज। इसको आपने भारत में भी देखा है। भारत में मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे ही याद करना है, इंडस झेलम चिनाब रावी व्यास सतलुज, यही सही क्रम है। इंडस झेलम चिनाब रावी व्यास सतलुज, ये सही क्रम में। अब कुछ नदियां आपको, ये जास्कर, ये आपको फिर J&K में दिखेंगी, जास्कर, है ना। गोमल, ये मैंने आपको बताया था किस तरफ, ये वैदिक नाम भी है गोमल। ये वैदिक वेदों में भी उल्लेख है इसका। किस तरफ मिलेगी? ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की साइड मिलेगी आपको गोमल। ऐसे ही आपको द्रास मिलेगी। द्रास सेक्टर सुना होगा आपने, तो द्रास सेक्टर जो सुना है उसी के आसपास द्रास रिवर दिखेगी, शोक रिवर दिखेगी, सिगार दिखेगी, कुर्रम फिर आपको वहां जाना पड़ेगा, काबुल के लिए आपको अफगानिस्तान जाना पड़ेगा, गिलगिट के लिए आपको भारत के ऊपर जम्मू कश्मीर में जाना पड़ेगा, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में। तो वो जब आप मैप रीडिंग कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपने मैप रीडिंग नहीं की है और आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपके लिए ये महाभारत है। समझ में आ गया? सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमांगयंगडुंग ग्लेशियर से या बोखरचू हिमानी से निकलती है। फिर दोबारा याद करना है आपने, कहां से निकलती है इंडस? सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर सुना है? मानसरोवर झील के निकट चेमांगयंगडुंग ग्लेशियर, ये याद करना है। या बोखरचू हिमानी, बोखरचू हिमानी। यह नदी पहले उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती थी। कहाँ? उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती थी। फिर यह हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है भारत में? फिर याद करना पड़ेगा आपको, दमचौक हाईलाइट करवा रखा मैंने बुक में। हो गया? दमचौक के निकट से भारत में प्रवेश करती है। यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिलों लेह और कारगिल में प्रवाहित होने के। फिर याद करना आपने कहां कहां से, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर बोलते थे हम, अब क्या बोल रहे हैं? लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 2 डिस्ट्रिक्ट लेह और कारगिल। लेह मैंने पूछा भी था आपसे, सिंधु नदी के दाहिने है या बाएं है? यूपीएससी पूछ चुकी। दाहिने तट पर है। जिस तरफ नदी बह रही है उस तरफ मुंह कीजिए। आपका दाहिना नदी का दाहिना और आपका बायां नदी का बायां, यानी आपका राइट नदी का राइट, आपका लेफ्ट नदी का। बस नदी जिस तरफ बह रही है उस तरफ मुंह करना है आपने। क्लियर हो गया? ठीक है। सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है, एंटीसीडेंट रिवर है, ये पढ़ लिया हमने, जो नंगा पर्वत के उत्तर बुंजी नामक स्थान पर, बंजी भी बोलते हैं, बुंजी भी बोलते हैं, बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर गॉर्ज 5181 मीटर गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है। यानी अगर आप ऊपर हो तो 5 किलोमीटर नीचे दिखेगी आपको नदी। कितनी?
5181 मतलब होता है 5 किलोमीटर और 181 मीटर। और अब खुद सोच लो कि जब आप ऊपर खड़े हैं और आई शेप वैली पर नीचे देख रहे हैं तो 5 किलोमीटर नीचे नदी कैसे दिखेगी आपको? तो बुंजी गॉर्ज या बंजी गॉर्ज। सिंधु नदी चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर पूछेगा आपसे कहां से प्रवेश करती है पाकिस्तान में? चिल्लास के निकट। यह 2880 किलोमीटर लंबी है। फिर पूछेगा आपसे लंबाई कितनी है सिंधु की? 2880 किलोमीटर लंबी है। इसका संग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर, भारत में 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर। कर सकते हो तो याद कर लो, कोई बहुत ठीक है। ज्ञातव्य है कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बता चुका हूं। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ऊपर की 3 नदियां इंडस, झेलम, चिनाब के जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। भारत सिर्फ 20% जल का प्रयोग कर सकता है। कितना? 20% जल का प्रयोग कर सकता है, बाकी इंडस, झेलम, चिनाब। फिर रावी, व्यास, सतलुज के जल का प्रयोग कौन करेगा? भारत करेगा। और इस पर जो हस्ताक्षर किए थे वो किसने किए थे? भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पाकिस्तान से कौन थे? हाजी अयूब खान थे। ठीक है, इनके बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 का। और इसी इंडस वाटर ट्रीटी का रोना रोता है पाकिस्तान। जब जब हम बगलिहार पावर, इंडस, झेलम, चिनाब, जब जब हम बगलिहार पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं, तुलबुल परियोजना पे, या मतलब इंडस, झेलम और चिनाब पर जब जब हम डैम बनाएंगे तब तब पाकिस्तान रोएगा। रोते हुए किसके पास जाएगा? वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा। वर्ल्ड बैंक से कौन, जब बगलिहार पावर प्रोजेक्ट चल रहा था तो लेहमन रेमेंडे करके कोई व्यक्ति आए, उन्होंने कहा ठीक तो है भाई, ऊर्जा आवश्यकता है देश की, भारत भी तो एक देश है, मतलब जम्मू कश्मीर था उस समय। उन्होंने कहा इनकी भी तो आवश्यकताएं हैं, क्या कर रहे हैं? बिजली बना रहे हैं ना, पावर प्रोजेक्ट है ना, बनाएंगे। आपका क्या दिक्कत है? आपको तो पूरा पानी दे रहे हो। 20% जल का प्रयोग कर रहा है ना भारत, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब जब पाकिस्तान ने क्या किया, ऑब्जेक्शन उठाया इस पर कि जी इंडस वाटर ट्रीटी का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है भारत, तब तब वर्ल्ड बैंक से कोई ना कोई व्यक्ति आया और उसने कहा नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत नियमों से चलने वाला देश है। किससे चलता है? नियमों से चलता है। ये अलग बात है कि वो जो हमारा पड़ोसी है वो नियमों से नहीं चलता है, वो हमेशा नियमों को क्या करता है? उल्लंघन करता है। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 नदियां, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, पंचनद बोलते हैं इनको, सबसे प्रमुख हैं। ये 5 नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिठनकोट, फिर इस नाम को, ये आज से 20, 22, 25 साल पहले पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। कौन सी जगह? मिठनकोट के पास मिलती हैं। ये जितनी नदियां हैं इनका जल कहां पर मिलेगा? पाकिस्तान में। मिठानकोट बोलते थे हम लोग, इसमें मिठनकोट लिखा हुआ है, के पास मिलती है। जास्कर, सोहन, चांग, सिगार बाईं ओर से मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियां हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में श्योक, काबुल, कुर्रम, तोंची, गोमल, गिलगिट आदि प्रमुख नदी हैं। आपने ट्रिब्यूटरीज को यह भी ध्यान रखना है, दाईं ओर से कौन मिल रही है, बाईं ओर से कौन मिल रही है। क्योंकि जब हम मध्य भारत पढ़ रहे थे या दक्षिण भारत पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था, मैंने आईएएस में कम से कम, यानी यूपीएससी के कम से कम 4 या 5 पेपरों में क्वेश्चन देख लिया कि मंजरा से क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होता है? मंजरा एक नदी है, कौन सी है देखिए, मंजरा किसकी ट्रिब्यूटरी है? मंजरा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? कृष्णा की गोदावरी? गोदावरी। अब क्या होता है, देखो गोदावरी को ध्यान से देखना जरा, गोदावरी पे अधिकतर नदियां ऊपर से मिल रही होंगी सारी। एक बड़ी नदी है मंजरा जो नीचे से जाकर ऐसे करके मिल रही है। यूपीएससी बार बार पूछती है कि नीचे से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है इसमें, गोदावरी में। मैप में है, दिखा दो अगर निकाल सकते हो तो। ये देखिए, बस ये गोदावरी नदी दिख रही है। इसमें सारी नदियां अधिकतर ऊपर से मिलते हुए दिखेंगी आपको। एक नदी है जो नीचे से ऐसे करके जा रही है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन होता है। आप लोग पूछते हैं ना आईएएस में यूपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है, वो आपकी निगाहों को देखती है, कितनी बारीकी से देखा है आपने। अब अगर मैं बोलूं, अगर वो ऐसे नहीं बोल रही कि नीचे से आकर, तो आप क्या करो, गोदावरी जिस तरफ बह रही है उस तरफ मुंह कर दो। राइट साइड से मंजरा कहां से मिल रही है? इसमें राइट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है।
बाकी अधिकतर नदियां जो दिख रही हैं आपको, क्या वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, ये सब कहां से मिल रही हैं आपकी? ये लेफ्ट साइड से मिल रही है। ये क्वेश्चन पूछता है। क्लियर हो गया? अब वापस आ जाइए। तो दाईं ओर मतलब राइट साइड से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? काबुल व उसकी सहायक नदियां सिंधु में अटक के पास मिलती हैं। काबुल व उसकी सहायक नदियां सिंधु से अटक के पास मिलती। अटक कहां है? पाकिस्तान में। कहां पर है? और कटक कहां है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है। चावल अनुसंधान संस्थान है, यहाँ पर चावल पर रिसर्च होती है। कहाँ? कटक, उड़ीसा में। और ये तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, नेशनल लेवल पर जो चावल पर अनुसंधान होता है। और फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चावल पर अनुसंधान कहाँ होता है? मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में होता है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मनीला में। बता रखा है पहले, वीडियोस देखिए, ठीक है। और साथ में ये भी बता रखा, हम मराठा ध्वजा को अटक से कटक तक फहरा देंगे। ये किसने कहा? वाजी, बाजी की वाजी? अरे भाई 7 पेशवा पढ़े हमने, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव। तो बाजीराव, अब तो पिक्चर भी देख ली होगी आपने, बाजीराव मस्तानी। पेशवा बाजीराव ने कहा, किससे? छत्रपति साहू से कहा कि हम मराठा ध्वजा को अटक से कटक तक फहराएंगे। कहां से कहां तक फहराएंगे? अटक से कटक तक फहराएंगे, ठीक है। मस्तानी बेगम किसने भेंट की थी बाजीराव को? क्वेश्चन बना, यूपीपीसी से क्वेश्चन है। हाँ जी। अरे भाई पिक्चरों को ढंग से देखो, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ किताबें नहीं पढ़ पा रहे तो पिक्चरों को तो ढंग से देखो। छत्रसाल ने की, किसने की? छत्रसाल ने की भेंट। मस्तानी बेगम किसने भेंट की? छत्रसाल ने की। और ये भी पता है आपको कि जो मराठा जो लोग थे, क्योंकि ये ब्राह्मण थे, पेशवा जो लोग थे क्या थे? ब्राह्मण थे। मना कर दिया सबने, नहीं विवाह नहीं कर सकते आप। किसके साथ? तो उसी चक्कर में क्या हुआ कि फिर शनिवार महल बना के दिया इन्होंने। क्या महल बना के दिया? अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, यूपीपीसीएस वालों ने पूछा बाजीराव की मृत्यु कहां पर हुई? तो शनिवार महल में हुई। और शनिवार महल में कौन रहती थी? मस्तानी बेगम रहती थी। और क्योंकि मस्तानी अब ये फिर बाद में देख लेना आपकी विवाह हुआ कि नहीं हुआ, इससे इतिहास को कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मराठों ने लास्ट तक विरोध किया और इसलिए बाजीराव ने अपने आप को युद्ध में झोंक दिया। क्या किया? युद्ध में झोंक दिया और जीवन भर युद्ध करता रहा। इसीलिए उसको सैनिक पेशवा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सैनिक पेशवा, या मराठा शक्ति का अवतार माना जाता है। किसको? अगर शिवाजी के बाद दूसरा कोई लड़ाका था पेशवाओं में तो वो कौन था? पेशवा बाजीराव। समझ में आया? और फिर लड़ते लड़ते फिर एक दिन मृत्यु हो गई। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना समझ में? फिर आप इतिहास में लेके आ जाते हो, फिर बोलते हो कि ज्योग्राफी में इतिहास का क्या काम। तो फिर बता दूं कि ज्योग्राफी प्लेस दिखाती है और इतिहास वहां की कहानी बताती है कि ऐसा हुआ था। समझ में आया? ठीक है। अब झेलम नदी पे आते हैं भाई हम। यह पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित बेरीनाग, फिर बेरीनाग को याद करना पड़ेगा आपको, शेषनाग झील को याद करना पड़ेगा। झेलम कहां से निकलती है? पीर पंजाल याद करना है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद करना आपने बेरीनाग, ये जगह का नाम है। और तीसरा आपको याद करना पड़ेगा झील का नाम शेषनाग झील। शेषनाग तो याद है ना? कौन है शेषनाग? भगवान विष्णु बोले, हिंदू हैं अगर आप, भगवान विष्णु जी के वाहन है। वाहन है? भगवान विष्णु के वाहन तो गरुड़ है भाई। क्षीर सागर है, दूध का सागर है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। देखो मैं ना आपको कोई धार्मिक कथाएं नहीं सुनाता हूं, मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूं जो पूछे जाते हैं पेपर में। प्रश्न पूछा गया कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर बताया था, कुछ याद आया? कहां है? गुप्तकालीन मंदिर है, पहला मंदिर है जिसमें विमान का क्या हुआ, जिसमें विमान बना पहली बार मंदिर में, वो कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, गुप्तकालीन मंदिरों में सबसे सुंदर। उसमें मैंने बताया एक मूर्ति मिलती है जिसको शेषशाही प्रतिमा बोलते हैं।
दूध का एक सागर है, जैसे क्षीर सागर बोलते हैं, उसमें शेष नाग कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उसमें विष्णु लेटे हुए हैं। हाँ, सैया पर लेटे हैं विष्णु, भगवान विष्णु। माता लक्ष्मी बैठी हैं कहाँ? पैर चरणों में बैठी हैं। और ये पुरुष प्रधान समाज को भी क्या कर रहा है? दर्शा रहा है कि महिला का स्थान कहाँ पर रखा गया है। और नाभि से कमल निकला हुआ, उसमें परम पिता ब्रह्मा बैठे हुए हैं, ये बताया था मैंने। तो शेषनाग समझ में आ गया। अब उत्तराखंड में तो यहां तक पूछा कि भाई जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें मथनी बनाई गई। मथनी समझते हैं आप? लस्सी बनाते हो तो एक तो वो होती है मथनी, तो मथनी क्योंकि सागर में मंथन करना था तो मथनी किस चीज की बनाई गई? एक बार तो ये प्रश्न पूछा गया, तो किसकी बनाई गई? अरे मथनी भाई, रस्सी नहीं बोल रहा मैं, मथनी। अरे नाग से तो रस्सी बनेगी। मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई गई, पहाड़ ले जाया गया मथने के लिए समुद्र को। तो उत्तराखंड में पूछा, मंदराचल पर्वत की बनाई गई। फिर रस्सी किसकी बनाई गई? वासुकी नाग की बनाई गई। किसकी बनाई गई? वासुकी नाग की। अब वासुकी ताल कहां है उत्तराखंड में? वासुकी ताल कहां है? हाँ जी, पक्का? हो सकता है डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाए, लेकिन जाते आप केदारनाथ से हैं। वासुकी ताल के लिए जो रास्ता है वो कहां से है? उसकी वीडियोस देख लेना आप, ऊपर कहीं पर डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा शायद। केदारनाथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चमोली से ही निकला हुआ है रुद्रप्रयाग। बहन मायावती की देन है 3 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। कौन कौन से? रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट किसने बनाए? बहन मायावती ने बनाए। और बहुत छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, और अभी और छोटे डिस्ट्रिक्ट बनने की बात चल रही है कि और डिस्ट्रिक्ट भी बनेंगे जी यहाँ पर उत्तराखंड में। और जितने डिस्ट्रिक्ट उतने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रशासन में उतनी सुविधा। आ जाइए भाई वापस। पीर पंजाल श्रेणी याद करनी पड़ेगी आपको, बेरीनाग याद करना पड़ेगा, शेषनाग झील याद करनी पड़ेगी, श्रीनगर के निकट वुलर झील याद करनी पड़ेगी। वुलर मैंने बता रखी है, झेलम नदी के छोड़े हुए रास्ते पर है। गोखुर झील का उदाहरण है, ऑक्सबो लेक का उदाहरण है ऑक्सबो लेक का उदाहरण है वुलर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। पुनः आगे बढ़कर मुजफ्फराबाद में मंगला तक यह भारत पाक सीमा के लगभग समानांतर बहती है। मंगला से याद आया, मंगला से 2 क्वेश्चन बने। एक तो पूछा कि मंगला डैम किस नदी पर है? पाकिस्तान में है मंगला डैम। और एक पूछा मंगला नामक कुआं कहां पर है? तेल का कुआं है, उसका नाम मंगला है। दोनों क्वेश्चन बने, बहुत पुराने हैं, मुझे नहीं लगता कि अब पूछेगा मंगला कुआं। हाँ, मंगला कुआं राजस्थान में है, लेकिन मंगला डैम किस नदी पर है? नहीं, कहां पर है पूछ रहा हूं मैं। पाकिस्तान में है, मीरपुर जनपद में। ठीक है, ढंग से चेक कर लिया तो मंगला के 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक, मुजफ्फराबाद पता है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद, ये पता है। पीओके की राजधानी कहां है? पीओके बहुत जल्दी भारत में हमारा ही है, वापस लेना है बस। मुजफ्फराबाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी है। और कश्मीर की घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी नौका गम्य है। फिर क्वेश्चन बना यहां से कहां तक नौका गम्य है? आंसर अनंतनाग से बारामूला। कहां से कहां तक? झेलम पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। कहां से? झंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। अतः यह चिनाब की भी सहायक नदी है। चिनाब याद है, वैदिक नाम क्या था चिनाब का? क्या बताया था? अस्किनी, है ना। झेलम का वैदिक नाम क्या बताया था? वितस्ता बताया था। 10 राज्य युद्ध बताया था मैंने। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, किस किस के बीच में लड़ा गया था? राजा सुदास थे एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन थे? पुरोहित कौन थे?
5 आर्य और 5 अनार्य जातियां थी, पुरु, यदु, अनु, तुर्वस, द्रुहा और अनिल, पक्त, भलानस, शिव, विषानिन। अनिल, पक्त, भलानस, शिव और विषानिन। और एक तरफ एक 5 वो कौन थे? 5 ये थे, 5 पुरु, यदु, अनु, तुर्वस, द्रुहा। इन 10 लोगों को मिलाकर एक जो राजगुरु थे या विश्वामित्र, इनके बीच में लड़ाई हुई सुदास की, और सुदास ने हरा दिया इन सबको। इसका उल्लेख कहां है? वेदों में है। किसमें है? ऋग्वेद में है, 10 राज्य युद्ध का। जो किसके किनारे लड़ा गया था? नहीं भाई, परुषणी नदी के, वो रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। वो किसके किनारे लड़ा गया था? वो रावी बाद में आएगी भाई। अच्छा, झेलम के किनारे कौन सा? सिकंदर पोरस की लड़ाई हुई थी। किसकी? सिकंदर और पोरस की बीच में लड़ाई जो हुई थी, वो किसके बीच में, किस नदी के किनारे हुई थी? झेलम नदी के किनारे। और झेलम का नाम क्या बताया मैंने? वितस्ता। और इसका यूनानी नाम क्या है? हाइडेस्पीस। हाइडेस्पीस का युद्ध, क्या कहे? राज, पोरस और अलेक्जेंडर। ठीक है। कश्मीर की, अरे भाई कहां चले गए? ये पूरा हो गया था। अतः चिनाब की सहायक नदी। ठीक है, आगे बढ़िए। चिनाब सिंधु की विशालतम सहायक नदी है। सिंधु की विशालतम सहायक नदी कौन सी है? तो क्या ध्यान देना आपने? विशालतम, सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है इसकी, वो कौन है? चिनाब। चिनाब मतलब अस्किनी। चिनाब मतलब अस्किनी, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। आईएएस का क्वेश्चन रहा है। चंद्र और भागा नाम से निकलती हैं 2 नदियां, मिलकर क्या बनती है? चिनाब। ये वाली चंद्रभागा नहीं, दूसरी चंद्रभागा। चंद्र और भागा मिलकर क्या बनती है? चिनाब। घुमा घुमा कर पूछता, चंद्रभागा किस नदी का अन्य नाम है? आंसर चिनाब। अस्कनी किसका वैदिक नाम है? आंसर चिनाब। क्लियर हो गया? यह नदी लाहुल, लाहुल स्पीति सुना है आपने? सुना है लाहुल स्पीति? जाइए, घूमने जाइए हिमाचल। लाहुल में बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के रूप में निकलती है। बाड़ा लाचा पास भी सुना होगा आपने, बाड़ा लाचा दर्रा। मैंने बोला था आपको, ला मतलब दर्रा ही होता है वैसे, क्या होता है, पर हम 2 बार बोलते हैं, एक बार स्थानीय भाषा में और एक बार अपनी भाषा में। बाड़ा लाचा दर्रा, ला मतलब भी दर्रा, दर्रा मतलब भी दर्रा। तो बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नाम की 2 नदियों के रूप में निकलती है। ये दोनों केलांग के निकट टंडी से मिलती हैं। चलो जी आगे। रावी आ गई भाई, ये परुषणी, इसके किनारे हुआ था 10 राज्य युद्ध। किसके किनारे? अच्छा, एक चीज और बताना चाह रहा था मैं कि पिछले वीडियो में मेरे मुंह से गलती से एक चीज निकल गई थी कि जो मलेरिया है वो जीवाणु जनित नहीं, मतलब जीवाणु जनित निकल गया था, जीवाणु जनित नहीं है, प्रोटोजोन डिजीज है मलेरिया। क्या है? प्रोटोजोन डिजीज है, प्रोटोजोआ से होता है। और रोनाल्ड रॉस के बारे में बताया था मैंने, रोनाल्ड रॉस, ठीक है, जिन्होंने कि मलेरिया के इस प्रोटोजोआ की खोज की। और साथ में मैंने आपको बताया था रोनाल्ड रॉस भले ही अंग्रेज रहे होंगे लेकिन रहते उत्तराखंड में थे। कहाँ के थे? अल्मोड़ा के थे रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो काफी समय तक यही पता नहीं चला लोगों को कि मर क्यों रहे हैं, तो मलेरिया से मर रहे थे लोग, रोनाल्ड रॉस ने बताया। और कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होती है, ये स्थानीय लोगों ने बताया कि भैया इसका जो बीमारी का इलाज है वो क्या है? सिनकोना की छाल, जिससे कुनैन बनती थी। अब तो अलग अलग प्रकार की मेडिसिन आ गई हैं, लेकिन कई वर्षों तक कुनैन से ही इलाज होता रहा, आज भी होता है कुनैन से इलाज। रावी आ गई भाई, परुषणी नाम है इसका, वैदिक नाम परुषणी है। 10 राज्य युद्ध इसी नदी के किनारे हुआ था। पुरु, यदु, अनु, तुर्वस, द्रुहा, अनिल, पक्त, भलानस, शिव, विषानिन। एक तरफ राजा सुदास और दूसरी तरफ विश्वामित्र, विश्वामित्री हैं, चेक कर लो एक बार। रावी का उद्गम स्थल कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे, रोंगटांग दर्रा भी बोलते हैं इसको, रोहतांग दर्रा भी बोलते हैं। तो रावी का उद्गम कहां है? डिस्ट्रिक्ट याद करना सबसे पहले, कौन सा? कांगड़ा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कांगड़ा। दर्रा याद करना आपने, कौन सा दर्रा? रोहतांग। इसी के निकट व्यास कुंड से व्यास नदी भी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? व्यास नदी। अभी हिमाचल में बहुत तबाही हुई इस बार, बड़ा बुरा हुआ। ठीक है, हमारा पर्वतीय राज्य है, हिमालयी राज्य है वो भी। ठीक है, हम 11वें नंबर के हिमालयी राज्य है। हमारा हमसे पहले का हिमालयी राज्य कौन है? हिमाचल है। और इस बार कुछ इस प्रकार की बारिश हुई कि तबाही हुई हिमाचल में।
ठीक है, खासकर आपने मनाली के वीडियोस देखे होंगे, देखे हैं? अब मुझे बताओ मनाली किस नदी के किनारे? बताओ। आपकी आवाज नहीं आनी है, यहां बोल सकते हो। मनाली किस नदी के किनारे है? अटल बिहारी वाजपेयी, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर, उनकी भारत में सबसे प्रिय जगह कौन सी? मनाली। ब्यास नदी के किनारे है, ब्यास नदी के किनारे है भाई। इस घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी घाटी को कुल्लू घाटी। ब्यास नदी की जो घाटी होगी उसको क्या बोलते हैं? कुल्लू घाटी। और उस घाटी में कभी जाना, अपने आप समझ में आ जाएगा, देख के घबरा, अगर आप ज्योग्राफी या जियोलॉजी वाले हो, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या गजब घाटी बना रखी। किसने? ब्यास ने। आज भले ही उसका आकार छोटा हो गया हो, लेकिन किसी जमाने में जब एवलांच आए होंगे बड़े बड़े, जब उसमें क्या हुई होगी, क्लाउड बस्टिंग हुई होगी, जब बहुत बड़े स्तर पर उसका वेग रहा होगा, तो उसने ऐसी घाटी का निर्माण कर रखा, बहुत ही सुंदर घाटी जिसे बोलते हैं, बहुत ही चौड़ी घाटी। उत्तराखंड में नहीं मिलती मुझे ऐसी घाटी देखने को। समझ में आया? तो अच्छा, इसीलिए जो पुराने लोग थे ना हमारे, जो पर्वतीय प्रदेश, जो उत्तराखंड में जो लोग देखे होंगे, ये ट्रेंड तो अब आया है कि नदी के किनारे ही बसना है। पुराने लोगों ने ऊपर बसे, वो पहाड़ पे ऊपर जाकर धारे ढूंढे उन्होंने, धारे पनेरे, और वहां पे जाके गांव बसाए। आप लोग कोसते भी अपने पूर्वजों को कि जी इतनी चढ़ाई है हमारे यहाँ, तो इतनी चढ़ाई क्यों है? क्योंकि उनको पता था आज नहीं तो कल क्या होगा, नदी अपना क्या दिखाएगी। हाँ, जब सुनामी, हिमालयी सुनामी आएगी तो गांव के गांव क्या हो जाएंगे। तो वो अपने वंशजों को क्या करना चाह रहे थे? बचाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने गांव कहाँ बनाए? ऊपर बनाए। अब जब तक लोग रहे तब तक सड़क गई नहीं। अब सड़क कब गई? जब सारे लोग क्या हो गए? नीचे आए, आ गई। यह सड़क तो तब आई जब गांव में कोई भी ना रहा, उत्तराखंड के लोग बोलते हैं, है ना। मेरे गांव में अभी 2 साल पहले पहुंची है सड़क। चलो पहुंची तो कुल्लू घाटी कहते हैं, इतना समझ में आ गया। ब्यास सतलज की सहायक नदी है, ब्यास सतलज की सहायक नदी है, एवं कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर उससे मिलती है। अब इस हरिके बैरेज से एक क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है? इंदिरा गांधी कैनाल सुना है? भारत की सबसे लंबी कैनाल थी, हो सकता है अभी भी हो। राजस्थान श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से भी आगे तक जाती है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल कहां से निकलती है? तो हरिके बैरेज से निकलती, कपूरथला के निकट। और इसको किन नदियों से जल पोषित किया जाता है? व्यास और सतलुज का जल पोषित, मतलब व्यास और सतलुज ये 2 नदियां हैं जो इसको, इस नहर को पानी देती है। किस नहर को? इंदिरा गांधी कैनाल को। इंदिरा गांधी कैनाल को पानी किन 2 नदियों से प्राप्त होता है? आंसर सतलज और ब्यास। ब्यास और सतलज। क्लियर हो गया? क्वेश्चन बना हुआ यूपीएससी का। ठीक है जी, आगे। अब तो ग्रुप सी में पूछ रहे ऐसे क्वेश्चन। सतलज नदी, शतुद्री इसका वैदिक नाम है, शतुद्री है इसका वैदिक नाम। अरे भाई, सतलज का वैदिक नाम शतुद्री है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राक्षसताल से निकलती है। बचपन में हम राक्षस ताल बोलते थे इसको, अब पता चला कि ये राक्षसताल है। तो राक्षसताल याद रहेगा, राक्षस से याद कर लेना, राक्षसताल। सतलज नदी निकलती है। यह एक पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट क्या बताया था मैंने? जो हिमालय के उठने से पहले ही बह रही थी, और हिमालय जैसे जैसे उठ रहा था हिमालय को काट रही थी। उनमें 3 नदियां पड़ी हमने, कौन कौन सी? इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो पूर्ववर्ती नदी है। इतना क्लियर हो गया? जो हिमालय, आगे, जो हिमालय को काटकर और शिपकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में कहां से प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। कुछ लोगों को दया आई कबूतर पर, और कुछ लोगों ने शाम का भोजन मान लिया उसको, है ना। ठीक है। स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है।
स्पीति नदी क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लाहौल स्पीति बताया था। स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध ये याद करना है आपने। अभी मैं बताऊंगा, इससे एक क्वेश्चन और पूछता है वो। सतलज नदी पर ही बनाया गया है। ब्यास नदी हरिके के निकट सतलज से मिल जाती है। ब्यास नदी हरिके बैरेज जो है आपका, बैराज जिसको आप बोलते हैं, बैरेज होता है वैसे, के निकट सतलज से मिल जाती है। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन पूछता है, हैवी वाटर प्लांट कहां पर है? D2O बोलते हैं हैवी वाटर को। क्या बोलते हैं? भारी जल संयंत्र। भारी जल संयंत्र नहीं, भारी जल बनाने का जो इसके अगल बगल है कहीं पे, नांगल में है। देखिए, भारी जल आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर समझते हैं, जब बिजली का उत्पादन होता है तो उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत पड़ती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में हम क्या करते हैं? D2O का यूज करते हैं। और भारत में D2O कहां कहां पर बनता है? अलग अलग जगह बनता होगा, लेकिन एक यहां पर ही बनता है, नांगल में है। अरे हाँ ना तो कर दिया करो भाई, इंटरनेट फ्री दे रखा, उसका यूज करो। चल नहीं रहा है? अच्छा जी, टाइम है, ठीक है। उसके बाद गंगा तंत्र, द गंगा सिस्टम। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के, अब इसके बारे में हम तो उत्तराखंड के लोग हैं अब, है ना। वो पूछते हैं हमसे कि गालिब कौन है, कोई इन्हें बताए, मैं बताऊं क्या? तो उत्तराखंड वालों को बताने की जरूरत नहीं गंगा कहां से निकलती है, ठीक है। गोमुख से दरअसल कौन निकलती है? गोमुख से गंगा नहीं बोलते हैं, वहां से हम देवप्रयाग से गंगा बोलते हैं। जब अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो जाता है कहां पर? देवप्रयाग में, वहां से गंगा बोलते हैं। गोमुख से हम बोलेंगे, गंगोत्री ग्लेशियर जो है वहां से भागीरथी के नाम से निकलती है, ठीक है। और वो भागीरथी जब क्या होगी, अलकनंदा से मिल जाएगी देवप्रयाग में, वहां से उसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। गंगा की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा तथा भागीरथी हैं, जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती हैं। आगे बढ़िए। अलकनंदा का उद्गम स्थल अलकापुरी स्थित सतोपंथ हिमानी में है। भाई बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है। बद्रीनाथ से आगे जाएंगे आप, जहां पांडव गए थे लोमश ऋषि के साथ, स्वर्गारोहिणी वाले रूट पे जब आप जाएंगे, वहां आपको सतोपंथ मिलेगा। किस प्रकार का ताल है? तिकोना ताल है, 3 कोने हैं सतोपंथ में, वहां से निकलती है आपकी कौन? अलकनंदा, ठीक है। ध्यान रखना, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे? अलकनंदा। और केदारनाथ मंदाकिनी। केदारनाथ किसके किनारे है? मंदाकिनी, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। यह चमोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल जिलों में प्रवाहित होती हुई सुप्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर है। आगे बढ़िए भाई, ये हमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब बाद में करेंगे, ठीक है। पर अवस्थित है। अलकनंदा की 2 धाराएं, धौली और विष्णुगंगा, विष्णुप्रयाग के पंचप्रयाग आपको पता है, पंचप्रयाग याद है, तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। पिंडर नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा के बाएं तट पर मिलती है। आप लोग पढ़ रहे हो, इन्हें मैं घुमा के ले आया। कर्णप्रयाग देखा आपने, ठीक है। बाकी फिर नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है ना। नंदा घुंगटी के आसपास से निकलती है, देवताओं पर उसका जल नहीं चढ़ता है, क्योंकि नरकंकालों की भूमि जो है, कौन? नरकंकालों की भूमि किसे कहा जाता है? रूपकुंड। वहां का जल उस नंदाकिनी में गिरता है, इसलिए उस नंदाकिनी के जल को देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता है। उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्यातव्य है कि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। यह नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होती है। उत्तराखंड पीसीएस 6 में पूछ लिया। गंगा हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसमें दाहिनी ओर से यमुना प्रयागराज के निकट मिलती है, ये पता ही है आपको। गंगा तंत्र आपके लिए आसान है, बाकी वो पंचप्रयाग पढ़ लेना। दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी जो है वो कौन सी है? दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी सोन है। टॉस को क्यों बोल रहा भाई? दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी जो है वो कौन सी है? सोन है। फिलहाल तो मुझे ये पता है। टॉस देखिए जरा, टॉस को क्यों लिख रहा है ये? टॉस तो उत्तराखंड और एक टॉस जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल की बॉर्डर बनाती है। क्या दूसरी टॉस भी है जो नीचे से ऊपर जाकर मिल रही गंगा में?
जो क्रमशः, अच्छा इलाहाबाद के पास, हाँ इलाहाबाद के प्रयागराज के पास है कोई नदी टॉस, प्रयागराज के पास मिलती है एक नदी टॉस। मैप में नहीं दिखाया जाता उसको, लेकिन शायद ऑक्सफोर्ड में हल्का सा दिखा रखा होगा टॉस नदी। इलाहाबाद के पास जाके मिलती है, पटना के पास सोन नदी मिलती है। कौन मिलती है? सोन नदी। गंगा के बाएं, अच्छा एक टॉस में बता दूं, उत्तराखंड और हिमाचल की बॉर्डर बनाती है कौन? टॉस नदी। बहुत ज्यादा प्रवाह, वेग जो है बहुत ज्यादा है टॉस नदी का, ठीक है। और टॉस यमुना से कहां पर मिलती है? हमारी वाली टॉस, हाँ जी, हाँ कालसी के निकट, डाक पत्थर से आगे जाएंगे आप, कालसी के निकट मिलती है। और कालसी में क्या है? और अशोक का शिलालेख है। किसने खोजा? किसने खोजा? अरे हर जगह प्रिंसेप थोड़े जाएंगे भाई, कहीं कहीं फॉरेस्ट भी तो जाएंगे। कौन? डॉक्टर फॉरेस्ट ने खोजा। हाथी बना हुआ है अशोक के शिलालेख में, उसके नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? कालसी शिलालेख में एक हाथी है, उसके नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है उन्होंने? गज तमे। और यहां के लोगों को क्या कहा गया है? क्षेत्र को क्या कहा गया है? उस क्षेत्र को, कालसी वाले क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो ठीक है, उत्तराखंड में करेंगे हम उसे। आगे बढ़िए, मैं खाली ज्ञान देखना चाह रहा था आपके, उत्तराखंड कहां तक पढ़ा हुआ आप लोगों ने। तो पता चल रहा है कि उत्तराखंड में बैठ के ही उत्तराखंड नहीं पढ़ा ढंग से। गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व इस प्रकार हैं: रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी तथा महानंदा। क्रम याद कर लीजिए भाई, कहां से कहां? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे में जा रहे हैं हम। रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, क्या? घाघरा, गंडक। गंडक को सदा नीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदा नीरा, जिसमें हमेशा क्या हो? नीर हो। बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी। कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं, 7 धाराओं से मिलकर बनी है, सबसे बड़ी धारा का नाम अरुण है। और महानंदा। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो भागीरथी और हुगली नाम की 2 प्रमुख वितरिकाओं में बंट जाती है, भागीरथी और हुगली। हुगली इज अ पार्ट ऑफ गंगा, भागीरथी इज अ पार्ट ऑफ गंगा, है ना। एक बार क्वेश्चन पूछा, बक्सर का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो उत्तराखंड के बच्चों ने सबसे पहले भागीरथी काटा। उन्होंने कहा बक्सर हमारे उत्तराखंड में तो है नहीं। आंसर क्या था? भागीरथी। क्या था? वहां पर भागीरथी कहा जाता है। देखो जरा, बक्सर क्या भागीरथी नदी के किनारे है? अरे भाई बक्सर याद आया, 1764 याद आया। किसके बीच में लड़ाई हुई थी बक्सर का युद्ध? अंग्रेज का नाम ठीक है, हेक्टर मुनरो था। और कौन थे दूसरी तरफ से? सबसे पहले मुगल सम्राट का नाम लो, सबसे पहले मुगल सम्राट का नाम। मुगल सम्राट सालम सेकंड, अवध का नवाब सुजाउदौला, और बंगाल का, नहीं, बंगाल का नवाब नहीं बोलना आपने, अपदस्थ नवाब मीर कासिम। बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम। क्योंकि उसने एक बार क्वेश्चन पूछा कि जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय बंगाल का नवाब कौन था? क्या था? अब क्या हुआ? आप बचपन से पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? मुगल सम्राट सालम सेकंड, अवध का नवाब सुजाउदौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम। तो 90% लोगों ने मीर कासिम आंसर कर दिया, जबकि आंसर क्या होना था? मीर जाफर। क्या होना था? क्योंकि मीर कासिम तो अपदस्थ था ना, अपदस्थ मतलब उसको हटा दिया गया था, उसकी जगह पर कौन बना था? मीर जाफर। क्लियर हो गया? हाँ जी, इसलिए बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम। समझ में आया? तो क्या बक्सर भागीरथी नदी के किनारे है? हाँ या ना? हाँ जी, देख लो।
और हुगली आपको पता ही है, हुगली नदी, ठीक है। नाम की दो प्रमुख वितरिकाओं में बढ़ जाती है। ज्ञातव्य है कि वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी मुख्य नदी से निकलने वाली ऐसी छोटी नदी होती है जिसमें वह पुनः नहीं मिलती है, जैसे हुगली। आगे छोटा नागपुर पठार की दामोदर नदी हुगली में आकर मिलती है। दामोदर, जिसको बंगाल का शोक बोलते हैं, सौरव बंगाल बोलते हैं। पहली बहुउद्देशीय परियोजना भारत की दामोदर घाटी परियोजना, किसकी नकल? टेनेसी नदी घाटी की नकल। टेनेसी नदी घाटी कहां पर? यूएसए में। टेनेसी नदी घाटी कहां पर? यूएसए में, जिसको कि यूएसए का नर्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इतनी बाढ़ आती थी उससे। उन्होंने क्या किया? बहुउद्देशीय परियोजना बनाई और वो सब बाढ़ खत्म हो गई। हमने भी बंगाल की बाढ़ को रोकने के लिए बहुउद्देशीय परियोजना चलाई और दामोदर घाटी परियोजना चलाई। उस पर मैंने डैम भी बताए थे, पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। कौन कौन से थे, कुछ याद है? कोनार बांध था, मैथान था, बालपाड़ी था, कुछ याद आ रहा है? मतलब मैं ही याद करूं सब? मेरे याद करने से आपका पेपर नहीं निकलेगा। तिलैया बांध था, और कोनार हो गया, मैथान हो गया, तिलैया हो गया, बालपाड़ी हो गया, और पंचेत हिल हो गया, है ना। ये आईएएस का क्वेश्चन है, असिस्टेंट कमांडेंट का क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है। चलिए जी आगे। मुख्य नदी भागीरथी पश्चिम बंगाल के फरक्का संज्ञक स्थान से बांग्लादेश में चली जाती। फरक्का को हाईलाइट करना आपने, कभी वीडियो देख लेना ऐसी। फरक्का बैरेज पर किसी ने वीडियो बना रखा, ट्रेन में बैठा हुआ है, जब उसको पार कर रहा है तो 15 मिनट 20 मिनट तक पार ही कर रहा है। आपके ये चीला बैरेज की तरह नहीं है कि भागे और पार हो गया। फरक्का बैरेज को देखना, तब समझ में आएगा आपको फरक्का बैरेज क्या है। उसका वीडियो देखना यूट्यूब पर, ठीक है। फरक्का संज्ञक स्थान से अगर घूम नहीं सकते, देखो बेरोजगार हो, पैसे तो है नहीं आपके पास, हैं? अगर हैं तो घूम के आओ, और अगर नहीं है तो मोबाइल पे देखो, यूट्यूब पे सब दिख जाएगा। बंगाल के फरक्का संज्ञक स्थान से बांग्लादेश में चली जाती है, जहां वह पहले पद्मा की संज्ञा से अभिहित की जाती है। पद्मा जी बोलते हैं वही बांग्लादेश में। यहां से गंगा कई धाराओं में बढ़कर डेल्टाई मैदान में दक्षिण की ओर बहती हुई समुद्र में मिलती है। पाबना के पूर्व गोलुंडो के पास, ग्वालंदो पढ़ा था हमने, इसमें गोलुंडो लिखा हुआ, ग्वालंदो के पास। ग्वालंदो शायद बंगाली प्रोनाउंसिएशन है, जो प्रोनाउंसिएशन है ग्वालंदो बोलते हैं, इसने गोलुंडो लिखा के पास। ब्रह्मपुत्र, जो यहाँ पर जमुना जी के नाम से जानी जाती है, पद्मा से मिल जाती है। जमुना और पद्मा जी का संगम कहाँ पे होता है? हम लोगों ने पढ़ा है ग्वालंदो, इसने लिखा है गोलुंडो। आप चेक कर लेना कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। ग्वालंदो। संयुक्त धारा पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है चांदपुर के पास, फिर इसमें मेघना गिरती है, फिर इस नदी का नाम मेघना जी हो जाता है, फिर मेघना जी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो हमारे ये ऋषिकेश में गंगा जी हैं, लास्ट में मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हो गया, आगे बढ़िए भाई जोशी जी। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? सुंदर। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष होता है इसमें, ठीक है, इसलिए सुंदरबन डेल्टा है। आईएएस का क्वेश्चन रहा है बहुत पहले। जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच है। डेल्टा का समुद्री भाग घने वनों से ढका है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण यह सुंदरवन कहलाता है। आगे बढ़िए। हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। विश्वासघाती, विष दे देना, विश्वासघात मत देना किसी को। क्या दे देना? विष मतलब जहर, विश्वासघात मत देना। विष भी मत देना भाई, कहीं पता चला आज किसी को, बगल वाले को विष दे दिया और पूछा गया भाई किसने कहा था, कि सर ने कहा था विष दे देना पर विश्वासघात मत देना। ये कहावत है, विष दे देना विश्वासघात मत देना। इसी तट पर कोलकाता बंदरगाह है, जिसे पूर्व का लंदन कहा जाता है। लंदन ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? कोलकाता बंदरगाह को कहा जाता है। कहां पर है, किस नदी पर है? आंसर हुगली नदी के किनारे है। डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर कहाँ है? यही हुगली नदी के किनारे है, ठीक है।
यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है जो बंदरपूंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां यमुना के दाहिने तट पर आकर मिलती हैं। ये सभी मालवा के पठार से बहती हैं। इसके बाईं तट पर लेफ्ट साइड पर मिलने वाली नदियों में टॉस, हिंडन, करेन और सेंगर, इनको हाईलाइट करना आपने, ये याद नहीं होंगी आपको, ये याद होंगी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये राइट साइड से मिलती हैं किसमें, यमुना में, और लेफ्ट साइड से मिलती हैं टॉस, हिंडन, करेन, सेंगर। हमारी वाली जो टॉस है जो उत्तराखंड और हिमाचल की बॉर्डर पर बह रही है वो यमुना में मिलेगी। जैसे कालसी में आपने बता दिया कि यमुना में मिल रही है, ऐसे ही हिंडन मिलेगी, ऐसे करेन मिलेगी, ऐसे ही सेंगर मिलेगी। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़िए। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक वो पहाड़ी है जहां से सोन भी निकलती है और अमरकंटक से ही नर्मदा भी निकलती है। नर्मदा इस तरफ को बहती है, सोन ऊपर की तरफ जाती है। नर्मदा इधर रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, ठीक है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वारनदमुख बनाती है, और उधर सोन ऊपर जाकर पटना के आसपास गंगा से मिल जाती है। क्लियर हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो पहले के वीडियोस देखिए। इसमें क्या क्या है, बाईं तट से मिल गई, ठीक है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों में नर्मदा के उद्गम स्थल के निकट से निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, अमरकंटक इज अ पार्ट ऑफ, अमरकंटक किसका पार्ट है? अमरकंटक की जो पहाड़ी है ना, एक किस पर अवस्थित है अमरकंटक? हाँ जी, मैकॉल पूछ रहे हो, बता रहे हो कि मैकॉल रेंज पर स्थित है, कंफर्म हो? ठीक है, मैकॉल रेंज पर स्थित है। देख लो एक बार मैप में, देखो मैकॉल पर है अमरकंटक। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। मैं बार बार आपको क्या करूंगा, बताऊंगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाती है, लोक सेवा आयोग कैसे क्वेश्चन बनाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है जी, मतलब ये समझ में आ रहा, करना क्या है? करना यह है कि पढ़ना है पूरा, ठीक है, फिर अपने अपने काम का निकालना है कि यहां से पूछ सकता है, यहां से पूछ सकता है। उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, पटना के, आगे बढ़िए, पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण स्वर्ण नदी की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। किसको? सोन को, है ना। अब जो मकान बनेगा सोन नदी की रेत आएगी, सोने के कण है उसमें। ब्रह्मपुत्र तंत्र, अगला तंत्र कौन सा है? ब्रह्मपुत्र तंत्र। कंटिन्यू। ब्रह्मपुत्र बेसिन 4 देशों, चीन, भारत, भूटान, बांग्लादेश में फैला है। कहां कहां फैला है? बढ़िए, आगे बढ़िए, वहीं से शुरू कीजिए। ब्रह्मपुत्र तंत्र, ब्रह्मपुत्र बेसिन 4 देशों, कहां कहां से? तिब्बत बोलो या चीन बोलो। चीन, भारत, भूटान, बांग्लादेश में फैला है। चीन में इसे सांगपो या यारलुंग जांगबो, सांगपो मतलब सांप जैसी, सांगपो मतलब सांप जैसी, यारलुंग जांगबो ये वहां के स्थानीय नाम है, स्थानीय भाषा में बोला जाता है। अरुणाचल में दिहांग बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, बांग्लादेश में जमुना जी बोलते हैं, भारत में अरुणाचल प्रदेश यानी नेफा, अरुणाचल प्रदेश को नेफा बोलते हैं, पुराना नाम नेफा है, नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम राज्यों में फैला है। मैंने आपको बताया था, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम से, ब्रह्मपुत्र में मिलती है बांग्लादेश में जाकर, यही पूछा उसने इतना सा कि तीस्ता नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? आंसर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। अभी बड़ा बुरा हुआ वहां सिक्किम में भी, तीस्ता में क्या हो गया, भयंकर बाढ़ आ गई, कुछ षड्यंत्र भी बताए जा रहे हैं। चलो, तो यह नदी, कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में सांगपो या सांपू, मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर या चिमांगयुंगडुंग ग्लेशियर। अब ये याद करना है आपने, चिमांगयुंगडुंग ग्लेशियर, कठिन है क्या? चिमांगयुंगडुंग ग्लेशियर
और आंगसी ग्लेशियर, कितना अच्छा नाम है, आंगसी। चिमांगयुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह गंगा में मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। गंगा में मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर ब्रह्मपुत्र। अब क्या बोले हम कि गंगा ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है या ब्रह्मपुत्र गंगा की ट्रिब्यूटरी है? मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र में मिल रही है, ब्रह्मपुत्र गंगा में मिल रही है। तो अपनी महत्ता को इतना बढ़ाओ कि वाटर वॉल्यूम कम होते हुए भी क्या हम ये बोल रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी क्या है, जबकि वाटर वॉल्यूम के हिसाब से ब्रह्मपुत्र गंगा से कई कई बड़ी है। अपने उद्गम पर ही वो इतनी बड़ी है जितनी गंगा मेरे ख्याल से लास्ट में होगी। इतना ज्यादा वाटर वॉल्यूम है किसका? ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन मानसरोवर झील में मरियन ला दर्रे द्वारा पृथक है। अपने उत्पत्ति स्थान से पश्चिम से पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर बहती है। इसके बाद ये दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए नामचा बरवा को हाईलाइट करना है आपने, के निकट हिमालय को काटती हुई एक गहरा कैनियन का निर्माण करती है। नामचा बरवा से क्वेश्चन बन चुका है यूपीएससी में। ध्यातव्य है कि भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले ब्रह्मपुत्र नदी अपने प्रवाह में तीव्र मोड़ अर्थात यू टर्न लेती है, जिसका भूवैज्ञानिकीय कारण तरुण हिमालय का अक्ष संघीय नमन है। मैं कम से कम 4-5 वीडियोस में आपसे क्वेश्चन पूछ चुका हूं कि ऐसा क्या हुआ कि ब्रह्मपुत्र सीधी जा रही थी, अचानक से ऐसे मोड़ लेके नीचे आ गई। पूछा था, कई वीडियोस में पूछा, उसका उत्तर ये है तरुण हिमालय का अक्ष संघीय नमन। अभी पहले इतना याद कर लो क्या होता है, उसको मैं पूरा जब फॉर्मेशन ऑफ हिमालय करा रहा हूंगा वहां पर समझाऊंगा, ठीक है। सिर्फ अभी शब्द, अगर आपने ये शब्द पकड़ लिए और आपने सही क्या कर दिया, प्री के हिसाब से याद कर लीजिए, तरुण हिमालय का अक्ष संघीय नमन, ठीक है। आईएएस 2011 में पूछ चुका है। यह नदी सियांग और फिर दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। पासी घाट के निकट सादिया नगर के पास इसकी दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित इसके दाहिने किनारे पर आकर मिलती हैं। इसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं सब याद करनी पड़ेंगी आपको। कारण क्या है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, निम्नलिखित में से कौन इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज कृपया दाहिने से कौन मिल रही है और बाएं से कौन मिल रही है, दोनों अलग अलग याद करनी पड़ेगी। तो कौन कौन है? दिबांग और लोहित इसके दाहिने किनारे पर आकर मिलती है, तत्पश्चात इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। देखिए मैं वैसे भी बता दूं आपको, इसकी जरूरत नहीं है, ये सीक्वेंस के लिए रखना पड़ता है हम लोगों को। अगर मैं वैसे बोलूंगा तो, क्योंकि मानवीय बुद्धि जो है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं मुझे, अगर कुछ छूट गया तो नुकसान किसका है? आपका है। इसलिए आपको मैं बुक पढ़ना भी सिखा रहा हूँ, साथ में एक सीक्वेंस भी बनता चला जा रहा है, ठीक है। डायरेक्ट मैं लेक्चर दूंगा तो काफ़ी चीज़ें छूट सकती हैं उसमें। कोई एक ट्रिब्यूटरी छूट गई, पता चला वही पेपर में आया और आपने कहा कि नहीं पढ़ाया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसका सारा लेना पड़ता है। तो लोहित, दिबांग, इसके बाद ब्रह्मपुत्र असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ कई सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, बल्कि एक मैं बाबा रामदेव जी का एक चावल का वो देख रहा था, उसमें धनश्री क्या था लिखा हुआ था, और मैं कहीं दान किया मैंने, और वहां पर एक असोम का व्यक्ति मिल गया मेरे को, और उसने कहा कि ये तो हमारे यहाँ का नाम है। मैंने कहा आपके यहाँ का क्या नाम है? उन्होंने कहा मेरे यहाँ एक नदी है इस नाम से। क्या है? तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए याद करती है। धनश्री, क्या ये धन श्री लिखा हुआ, उन्होंने धन श्री लिखा हुआ, लक्ष्मी जी वाले जो श्री होता है, तो धन श्री। तो देखना क्या कोई ऐसा ब्रांड है? पुथीमारी, पगला दिया, कापिली और मानस। मानस बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको ध्यान रखना है आपने। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, ठीक है। मानस लेक भी है, मानस नदी भी है। ध्यातव्य है कि जिया भरेली नदी अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से जाने जाती है। कामेंग का अन्य नाम क्या है? आंसर जिया भरेली। क्या नाम है? जिया भरेली। 2016 में पूछा जा चुका है, ये देखिए क्वेश्चन, आईएएस लिखा हुआ है। कई बार आप मेरे पे भरोसा नहीं करते, अब तो भरोसा हो रहा होगा कि वहां पूछते हैं ऐसा, 2016 में। जबकि असम में इसे जिया भरेली कहा जाता है। तिब्बत पठार, जिसे चेंग तांग और क्वाघी
तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। वैसे देखिए, रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पामीर, संसार की छत। ये इसको बता रहा है तिब्बत, क्योंकि वैसे देखा जाए तो जो पठारों में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। पामीर उतना ऊंचा नहीं है। और मैंने तिब्बत के पठार में आपको बताया था इंटरमॉन्टन प्लेट्यू का उदाहरण है, अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। पहाड़ों के बीच में जो पठार होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरमॉन्टन प्लेट्यू कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। तो सबसे ऊंचा पठार कौन? तिब्बत का पठार। इसको बोल रहा है ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड, बट रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो हमने सॉब्रिकेट पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है? पामीर के लिए पढ़ा है। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस पठार से निकलने वाली नदियां इस प्रकार हैं। यांगसी, यांगसी, चेंगजियांग, वांग हो, येलो रिवर बोलते हैं इसको। चाइना में देखी होगी आपने, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात नदी कौन सी है? वांग हो। कौन सी नदी है? इसको येलो रिवर भी कहते हैं। जिस सागर में गिरती है उसका नाम येलो सी है। लेकिन एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, वांगो कहां गिरती है? आंसर पोहाई में गिरती है। एग्जैक्ट जो जगह है उसको बोलते हैं पोहाई। क्या बोलते हैं? पोहाई। और जो सागर है उसका नाम है येलो सी। चाइना के इस तरफ पड़ता है, चाइना के इस तरफ। और इसका रंग पीला क्यों है? क्योंकि लोएस जो स्थलाकृति है, जो हवा द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, मंगोलिया के रेत की बारीक, सबसे बारीक कणों को उड़ाकर एक स्थान पर कई लाख वर्ग किलोमीटर पर क्या कर दिया उसने? जमा कर दिया है। उस स्थलाकृति को बोलते हैं लोएस के मैदान। क्या बोलते हैं? उन लोएस के मैदानों से होते हुए जाती है कौन? वांग हो। रंग पीला हो जाता है उसका। कैसा हो जाता है? इसलिए इसको पीत नदी कहते हैं। बाकी सिंधु नदी भी, सतलज भी, ब्रह्मपुत्र भी, मेकॉन्ग भी, साल्वीन भी, है ना। अब आप बोलेंगे साल्वीन कहाँ है? तो म्यांमार में जब आप आएंगे तो वहां पे दो नदियां मिलेंगी आपको, इरावदी और साल्वीन। तो उसमें से साल्वीन नदी जो है वो कहां से निकल रही है? तिब्बत से, चाइना से। मेकॉन्ग, मेकॉन्ग कहां मिलेगी आपको? बहुत सारे देशों से होके जाती है, लेकिन अंत में कंबोडिया में जाती है। वो कहां जाती है? इसलिए सॉर ऑफ कंबोडिया बोला जाता है किसको? मेकॉन्ग को। क्या बोला जाता है? कंबोडिया, कंपूचिया, खमेर। खमेर राजवंश था कभी वहां पर। कंपूचिया भी है किसका नाम? कंबोडिया का नाम जो है कंपूचिया भी है। क्लियर हो गया? बाकी ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु ये पढ़ ली हमने, वांगो, यांगसी। और ये यांगटी सिक्यांग, यांगसी और सिक्यांग, ये दो नदियां आपने चाइना में पढ़नी है। कहां पढ़नी है? तो उसमें से एक ये जो इधर नीचे करना जरा, ये मतलब ये बता रहा तिब्बत के पठार से निकलती हैं सारी नदियां। कहां से निकलती हैं? यांगसी निकलती है, सिक्यांग नहीं निकलती, इसका मतलब। तो यांगसी नदी। अच्छा, सबसे बड़ा डैम जो है विश्व का, थ्री गॉर्जेस डैम, किस नदी पर है? यांगसी नदी पर है। किस पर है? यांगसी नदी पर है। आगे बढ़िए भाई। ध्यातव्य है कि कपिली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामरूप नगर जो असोम है ना, उसका पुराना नाम कामरूप है। क्या है? कामरूप। किसका नाम है पुराना? असोम का पुराना नाम क्या? कामरूप। आज नगर भी है वहां पर एक कामरूप नगर, इसी के तट पर अवस्थित है। जब अशोक पढ़ रहे होंगे ना तब कामरूप पढ़ेंगे। किसका नाम? असोम का नाम। क्या नाम पढ़ेंगे? कामरूप। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें माजुली जैसे कुछ बड़े नदी द्वीप, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइलैंड माजुली, मंजुली या माजुली। ठीक है, आगे बढ़िए। ब्रह्मपुत्र धुबरी शहर तक पश्चिम की ओर बहती है और तत्पश्चात गारो पहाड़ी से मुड़कर दक्षिण की ओर धुबरी गोलपारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसको याद करना आपने, गोलपारा बांग्लादेश में कहां से प्रवेश करती है? गोलपारा से प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना जी है। यहाँ ब्रह्मपुत्र में तीस्ता नदी, ये आईएएस का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूछा गया था कहीं यूपीएससी ने। तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी? आंसर ब्रह्मपुत्र की। कहां पर मिलती है? बांग्लादेश में। आदि नदियां मिलकर अंत में पद्मा से मिल जाती है। पद्मा नदी मेघना नदी में मिलने के बाद मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मेघना की मुख्य धारा। आगे बढ़िए। बराक, बराक नदी का
उद्भव मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। मणिपुर बड़ा हॉट टॉपिक है इस समय। बराक कहाँ से निकलती है? मणिपुर से निकलती है। बराक नदी मिजोरम तथा असम से होती हुई बांग्लादेश में तब तक बहती रहती है जब तक कि भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में इसका विलय नहीं हो जाता। आगे तीस्ता नदी, अरे कहाँ जा रहे हो भाई? तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक इस नदी का उद्गम सिक्किम राज्य में स्थित चोलामू झील, इसको हाईलाइट कर दीजिए भाई, सिक्किम में चोलामू झील। तीस्ता में क्योंकि बाढ़ आई, पूछेगा, क्या पूछेगा? तीस्ता नदी कहां से निकलती है? आंसर चोलामू झील से निकलती है। 7000 मीटर ऊंचाई से निकलती है। कहां से? इसकी सहायक नदी रंगित है। रंगित किसकी सहायक नदी है? आंसर तीस्ता की। लाइट चलेगी, इसका मतलब ये क्वेश्चन बन रहा है। विघ्न बाधाएं आती है जो जब क्या होता है, प्रश्न बनना होता है। काफी आज के